आप सबका अपने इस YouTube चैनल के टू द पॉइंट कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बारे में, और चर्चा हम क्यों करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले आप देखते होंगे कि भारत के विभिन्न हिस्सों में लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती रहती हैं, और क्यों होती हैं इन सब के कारणों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। हालिया संदर्भों में हमने इसको चर्चा में क्यों लिया है, क्योंकि अभी असम राज्य है हमारा, बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित चल रहा है। इसका कुछ इलाका, लगभग इसके 40% जो हिस्से हैं वो बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं इस समय। तो असम इस समय चर्चा में है। तो असम में अभी हाल ही में 3 बांग्लादेशी थे। 3 बांग्लादेशी को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और पशु तस्करी के आरोप लगे। इन पर पशु तस्करी के आरोप लगाए गए, और यहाँ पे आपको मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखने को मिलती थी। क्यों देखने को मिली? क्योंकि ये बांग्लादेश से संदर्भित थे। दूसरी बात आती है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती क्यों हैं, क्योंकि यदि मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित रूप से लोगों में, स्थानीय लोगों में जो है स्थानीय प्रशासन का डर नहीं है। मतलब कानून व्यवस्था का डर जब नहीं होता है, वहीं पर आपको मॉब लिंचिंग की घटनाएं, उन्हीं क्षेत्रों में आपको मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखने को मिलती हैं। आइए समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को। सबसे पहली बात, मॉब लिंचिंग को जैसे मैंने बोला कि यह सरकारों और स्थानीय प्रशासन की असफलता का परिणाम है। स्थानीय प्रशासन की असफलता और राज्य सरकारों की असफलता स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखती है, जहाँ भी आपको मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखने को मिलेंगी। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, या आप असम की बात कर रहे हैं तो असम की कर लीजिए। आजकल पश्चिम बंगाल में भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखी जा रही हैं। तो आपको देखने को मिलेगा ऐसी घटनाएं इसलिए होता है क्योंकि जो स्थानीय नागरिक होते हैं उन पे फियर इन रूल ऑफ लॉ, जो कानून है उसका जो डर है वो नहीं होता है। दूसरा क्या है? फेथ इन रूल ऑफ लॉ, मतलब जो कानून है उसमें विश्वास नहीं होता। जब कानून का डर समाप्त हो जाएगा, कानून में विश्वास नहीं होगा, वहीं पर आपको इस तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। और यह तब हो सकता है, इस पर रोक तब लगाया जा सकता है जब नागरिकों के मध्य कानून का डर हो, न्याय के प्रति उनका एक प्रकार से देखें विश्वास हो कि न्याय उनको मिलेगा यदि उनके साथ कुछ ऐसी घटना होती है तो जब तक लोगों में न्याय के प्रति विश्वास नहीं होगा, कानून का डर नहीं होगा, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं भारत में होती रहेंगी। तो यदि इन पर रोक लगाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? लोगों के मध्य कानून का जो डर है उसको स्पष्ट करना होगा, न्याय के प्रति लोगों को भरोसा दिलाना होगा, लोगों का विश्वास दिलाना होगा। और जब न्याय के प्रति लोगों का विश्वास होगा तो इस तरह की घटनाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। दूसरी बात आपने देख लिया, इन दोनों कारणों को आपने देख लिया, समाहित कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। NCRB आप जिसको बोलते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हालिया आंकड़ा है कि असम जो है इसमें जो क्राइम रेट है ये बहुत ज़्यादा है। असम की यदि बात करें तो असम में 143 क्राइम, 143 क्राइम पर 1 लाख जो यहाँ की पॉपुलेशन है, जनसंख्या पर देखने को मिलता है। मतलब 143 क्राइम जो है यहाँ पे प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर देखने को मिलते हैं, और यह बहुत ही हाई है। भारत में बहुत ही हाई क्राइम रेट इसको कहा जा सकता है। इसका कारण क्या है? मॉब लिंचिंग का दूसरा कारण क्या होता है? एक तो हो गया भाई कानून का डर नहीं है, ये चीज़ें हो गई, ये तो हमारा हो गया प्रशासनिक पहलू हो गया। दूसरा क्या है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं क्यों होती हैं? तो आपको देखने को मिलेगा जो फेक न्यूज है, विशेषकर सोशल मीडिया, ये हमारे मॉब लिंचिंग की घटनाओं को बढ़ावा देने वाले एक प्रकार से देखिए माध्यम है। फेक न्यूज किस प्रकार का? गौ हत्या का मामला, पशु तस्करी का मामला, बच्चों के अपहरण का मामला। इस तरह के फेक न्यूज कहाँ पे फैलाए जाते हैं? सोशल मीडिया पर फैलाए जाते हैं, और उसके बाद ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं उस क्षेत्र विशेष में आपको देखने को मिलती हैं। हालांकि यह भी देखा गया है कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं में ज़्यादातर सांप्रदायिक एंगल भी जुड़ा होता है, सांप्रदायिक उनका अलग से एंगल भी जुड़ा होता है, सांप्रदायिक जुड़ाव आपको देखने को मिलेगा। सांप्रदायिक जुड़ाव क्यों हो जाता है? क्योंकि एक धर्म विशेष से जोड़कर उसको देखा जाने लगता है। जैसे कि यदि आप देखें तो इसका प्रयोग, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं, तब बढ़ जाता है जब राजनीतिक पार्टियों द्वारा मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए
मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए भी अक्सर ऐसी चालें चलती हैं और वहाँ पे मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इसकी दोषी हैं, क्योंकि पार्टियां जो है यही लोगों को जाति और धर्म के आधार पे अपने आवश्यकता अनुसार बांटती हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां हो गई, हमारा राजनीतिक नेतृत्व हो गया, स्थानीय प्रशासन हो गया और सरकारें, ये सभी मॉब लिंचिंग घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। और इससे ज़्यादा सबसे बढ़कर कौन जिम्मेदार है? हम और आप जिम्मेदार हैं, जो हम फेक न्यूज़ पर, सोशल मीडिया पर भरोसा कर इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे लोग, हम सब में से प्रत्येक लोग मॉब लिंचिंग की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। और आप जानते हैं, क्योंकि आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश में मॉब लिंचिंग का कोई भी स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोकतांत्रिक देश में लोगों का न्याय पे भरोसा होता है, कानून पर भरोसा होता है। यदि कहीं पे मान लीजिए आपको कि पशु तस्करी हो रही है, बच्चे का अपहरण हो रहा था, पकड़ा गया, तो उसके लिए आप कानून पर भरोसा कर सकते हो। हर चीज के लिए कानून है कि कानून उसको विधि सम्मत दंड देगा, क्योंकि कानून से कोई भी बच नहीं सकता। तो जब तक कानून में भरोसा नहीं होगा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो जरूरी है कि जो वहाँ पे भीड़ जुटती है वो क्या करती है? कानून को अपने हाथ में लेती है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद यदि आप देखो कि जो स्थानीय हमारी पुलिस है, आप अक्सर देखने को पाते होगे, विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में आपको देखने को मिलता होगा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा जो स्थानीय प्रशासन होता है वो राजनीतिक, जो भी वहाँ पे बैठे होते हैं बॉस, उनके हाथों की कठपुतली होता है। जो प्रशासन है वो राजनीतिक नेताओं के हाथ की कठपुतली है। लगातार वो जिस तरह चाहें उस तरह से उसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। मतलब जो स्थानीय प्रशासन है वो स्वायत्त नहीं है कि वो स्वायत्त अपने अनुसार, अपने सक्षमता के अनुसार कोई कार्य कर सके इन घटनाओं पे। और यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। मतलब जब तक हम स्थानीय प्रशासन को राजनीति से अलग नहीं करेंगे, जब तक इन दोनों में जुड़ाव रहेगा, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और प्रशासन का जो फेलियर है ये लगातार आपको आने वाले वर्षों में भी विभिन्न स्थानों पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि जो स्थानीय प्रशासन है, जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको राजनीतिक संदर्भों से अलग किया जाए और इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए कि किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा, चाहे सत्ताधीश या विपक्ष द्वारा, जो स्थानीय प्रशासन है उस पर किसी भी प्रकार का दबाव ना बनाया जा सके। लगातार पुलिस रिफॉर्म की बात हो रही है, लेकिन इन संदर्भों में अभी तक कहीं भी कोई बात देखने को नहीं मिली है। कुछ संदर्भों में देखने को भी मिली है, जो कि हालिया प्रकाश सिंह यदि हम देखें तो उनके मामले में देखने को मिला है। उन्होंने कुछ सुझाव ऐसे दिए थे, लेकिन सरकारों ने उसको संज्ञान में नहीं लिया है। तो जब तक हम नहीं कर देंगे, जब तक हम पुलिस प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को, जो स्थानीय मतलब राजनीतिक पार्टियों से अलग नहीं कर देंगे, उनमें कोई जुड़ाव नहीं रह जाए, तब तक हम, जो हमारा स्थानीय प्रशासन है वो निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर पाएगा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य नहीं कर पाएगा और इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। क्योंकि लोगों का जो भरोसा है वो कानून पर और न्याय से उठता जाता है, तभी इस तरह की घटनाएं देखने को आपको मिलती हैं। दूसरी बात आती है कि न्याय में देरी। आप सब जानते हैं न्याय में देरी क्यों हो जाती है। इस तरह की घटनाओं में यदि कोई भी व्यक्ति संलिप्त होता है, मान लीजिए मॉब लिंचिंग की घटनाओं में कोई भी व्यक्ति संलिप्त हुआ, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिले था कि एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई थी और वो जो व्यक्ति था वो अभी भी एक प्रकार से देखें जिस पर आरोप थे, जिस पे परिजनों ने आरोप लगाए थे, स्थानीय प्रशासन ने जिस पे आरोप लगाए थे, वो खुले घूम रहा है। तो इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी हमारे राजनेता हैं, जब तक वो पुलिस प्रशासन पर अपना इस प्रकार का प्रभाव बनाए रखेंगे, तब तक इस तरह की घटनाओं को लगाम नहीं लगाया जा सकता। अब यदि आप देखो तो पुलिस क्या कर देती है, राजनीतिक दबाव में पुलिस क्या कर देती है, क्योंकि न्याय जो है कैसे चलता है, जब पुलिस अच्छे से कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि न्याय तो सबूतों के आधार पे है, साक्ष्यों के आधार पे है, और साक्ष्य इकट्ठा करना किसका काम है? पुलिस का काम है। तो जब पुलिस अपना काम निष्पक्षता से नहीं करती है, साक्ष्यों को निष्पक्षता से नहीं इकट्ठा करती है, तो न्याय पे वहां पे क्या होता है? न्याय वहां पे एक प्रकार से देखें, क्योंकि साक्ष्यों पर आधारित है, तो न्याय वहां पे कमजोर होता है और लोगों का भरोसा न्याय से उठता है। क्यों? क्योंकि पुलिस जो है, पहला काम तो पुलिस का होता है साक्ष्य इकट्ठा करने का। पुलिस साक्ष्य इकट्ठा नहीं करती है, जिसे पुलिस
प्रशासन के साथ साथ न्यायिक व्यवस्था जो है वो भी सवालों के घेरे में हमारी आ जाती है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि जो भाई पुलिस है उसको कम से कम जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, उसको तो ईमानदारी से इकट्ठा करना चाहिए और उसको न्यायालय तक पहुंचाना चाहिए। बाकी चीज़ें न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय किस आधार पर फैसला देता है वो न्यायालय का अपना स्वेच्छा अधिकार है, तो उस पर न्यायालय कार्य करता है। तो सबसे पहले इस तरह की घटनाओं के लिए जरूरी है कि जो हमारी पुलिस व्यवस्था है वो बेहतर ढंग से कार्य करे, निष्पक्ष रूप से कार्य करे, दबाव मुक्त कार्य करे और उसके लिए कुछ रिफॉर्म की भी आवश्यकता है। यदि आप देखें तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें बोला गया था कि विशेषकर गाइडलाइन दी गई थी कि एक स्पेशल लॉ, एक विशेष कानून बनाया जाए मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए, और विभिन्न राज्य सरकारों ने इसको बनाया। सबसे पहले मणिपुर ने बनाया, मणिपुर ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए अलग से कानून बनाया। उसके बाद राजस्थान और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों द्वारा मॉब लिंचिंग से जो है जूझने के लिए, इनसे निपटने के लिए अलग से कानून बनाए जा चुके हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी। लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार चली गई, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार ने कहा कि भाई पहले से है आईपीसी है, सीआरपीसी है, तो इसके अधीन भी हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन समस्या क्या थी कि जो आईपीसी और सीआरपीसी में कानून तो मौजूद हैं, प्रत्येक विषय पर कानून मौजूद है, लेकिन क्या समस्या रह जाती है, क्योंकि हम इनको जो है एक प्रकार से देखें तो उस गंभीरता से नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि कारण आप पहले ही समझ चुके होंगे। तो इन्फोर्समेंट जब हम लॉ का नहीं कर पाएंगे, कानूनों को लागू नहीं कर पाएंगे सही ढंग से, तो निश्चित रूप से ये समस्याएं बनी रहेंगी। और ये समस्याएं तब तक बनी रहेंगी जब तक ये जो जनता है, जो हम और आप हैं, जब तक हम और आप नहीं जागरूक होंगे, राजनीतिक पार्टियों की जो एक प्रकार से चालें होती हैं उसको हम नहीं समझेंगे, जिस प्रकार से लोग ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, इस तरह की जो चीज़ें हैं भारत में होती रहेंगी। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक देश में इस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए और मॉब लिंचिंग की घटनाएं एक प्रकार से देखा जाए तो अक्षम्य है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि दोषी है तो हमारे कानून है, हमारे अपने कानून है, उनके माध्यम से उनको जो भी उनका विधि सम्मत जो भी उनका दंड बनता है वो दिया जाता है। तो निश्चित रूप से यदि कोई गलत कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि हम स्वयं उसको दंड दें, इसके लिए कानून है और कानून को साथ आना चाहिए। और हम सबको कानून के जो भी नियम हमारे हैं, जो भी लॉ हैं, उन सब का सहयोग देना चाहिए, स्थानीय प्रशासन का सहयोग देना चाहिए और जो भी एजेंसियां हैं उनका सहयोग देना चाहिए। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। चर्चा में क्यों था? क्योंकि असम से संबंधित मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखी गई थी। और यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न क्या पूछ सकता है कि पहला राज्य कौन सा था जिसने मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए अलग कानून बनाया, तो राज्य कौन सा है? मणिपुर है। तो एक प्रश्न यहाँ से ये तैयार हो सकता है और इनका क्रम भी आप देख सकते हो कि ऐसे भी देखा जा सकता है कि किन राज्यों ने मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए कानून बनाया है, तो उनमें आपको मणिपुर, राजस्थान और वेस्ट बंगाल देखने को मिलेंगे। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।